हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। होप आप सब अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रख रहे होंगे। और ये जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे कि मतलब न्यूज़ में दिखा रहा है कि अब कोविड कैसे फिर से फैल रहा है, तो आप सभी अपने घर में रहें और अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें। तो चलिए डिस्कस करते हैं। कल मैंने इंटरनेशनल बिजनेस का फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर अपलोड किया था कि इंटरनेशनल बिजनेस होता क्या है और इंटरनेशनल बिजनेस में क्या क्या आता है, क्या क्या इंक्लूडेड है, स्कोप क्या है, एडवांटेजेस क्या है। कल मैंने ये ब्रीफली डिस्कस किया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए पहले रिवाइज कर लेते हैं कल जो हमने पढ़ा था। तो कल छोटा सा रिकैप देते हैं। कल मैंने बताया था कि इंटरनेशनल बिजनेस होता क्या है, तो मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। इंटरनेशनल मतलब होता है क्रॉस द नेशन, बिजनेस मतलब होता है इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स। इंडस्ट्री क्या होता है? इंडस्ट्री होता है मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, ओके, गुड्स और सर्विसेज। और कॉमर्स में क्या आता है? कॉमर्स में आता है बाइंग एंड सेलिंग। और यही अगर हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो बाइंग को हम लोग इम्पोर्ट बोलते हैं और सेलिंग को एक्सपोर्ट बोलते हैं। देन हम लोग ने ये भी कल डिस्कस किया था कि व्हाट इज टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। तो ये जो ये कोस्ट लाइन के पार जो ये वाला एरिया, इसको हम लोग बोलते हैं टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। और अगर इसके बाहर अगर हम लोग ट्रेड करते हैं तो आता है इंटरनेशनल बिजनेस में। इसके बाहर अगर हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फ्रेंचाइजिंग कर रहे हैं, लाइसेंसिंग के थ्रू कर रहे हैं कुछ भी, या कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन ये वाले बाउंड्री के बाहर, इसके बाहर नहीं। अगर इसके बाहर कर रहे हैं और ये यहाँ पे कर रहे हैं तो वो भी डोमेस्टिक बिजनेस का पार्ट होगा। ठीक है, अब चलिए डिस्कस करते हैं। अब चलिए डिस्कस करते हैं कि इंटरनेशनल बिजनेस और इंटरनेशनल ट्रेड में डिफरेंस क्या है। तो इंटरनेशनल बिजनेस वाइडर कंसेप्ट है, ओके, और जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो नैरो कॉन्सेप्ट है। ये बड़ा है क्योंकि ये जो इंटरनेशनल ट्रेड है इज अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। अभी मैंने बताया कि जो बिजनेस है वो दो पार्ट में होता है, इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स। इंडस्ट्री में हम लोग किसी भी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, और उसको सेल करने का काम हम लोग कॉमर्स में करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये क्या है? ये छोटा कंसेप्ट है और ये बड़ा है, और ये जो है इसका पार्ट है, ओके। अब देखते हैं कि इंटरनेशनल बिजनेस में क्या क्या आता है। तो इंटरनेशनल बिजनेस में आता है गुड्स सर्विसेज का ट्रांजैक्शन करना रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, कैपिटल का, देन पर्सनल मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, टेक्नोलॉजी के साथ करना, देन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आप सभी को, कुछ मेरे फ्रेंड्स को पता भी होगा, कुछ लोग को थोड़ा बहुत नहीं पता होगा, तो चलिए डिस्कस थोड़ा बता देते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट है और आप सभी को, वैसे आप सभी इंजॉय कर रहे होंगे ये वीडियो। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ये बेसिकली क्या है? ये मतलब हम लोग के द्वारा बनाया गया कोई फिजिकल इसका कोई अपीयरेंस नहीं है, टैंजिबल भी नहीं है। ये बेसिकली ऐसे क्या, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट, पेटेंट। जैसे सपोज करिए कि मैंने कोई बुक पब्लिश किया, तो ये जो बुक पब्लिश किया तो उस बुक का कंटेंट यूज़ करने का राइट मेरे पास है, ओके। अगर फिर आपको उस बुक को यूज़ करना, उससे कुछ कंटेंट को लेना, तो आप मुझसे मेरे परमिशन से लेंगे, उसके अलावा आप नहीं ले सकते। जैसे मैंने कोई गाना लिखा, अब आप सभी देखते हैं कि एक ही मूवी का एक ही गाना को, मतलब पुराने जो सॉन्ग्स है उसका रीमेक बनता है, तो ये बिना राइट के, बिना उनकी परमिशन के नहीं कर सकते हैं। तो यही है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इसमें आता है ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, जोग्राफिकल इंडिकेशंस, और फिर ट्रेड सीक्रेट्स, यही सारे इसके पार्ट्स हैं, ओके। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि पर्पस क्या है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। डोमेस्टिक बिजनेस भी तो कर सकते हैं, और मतलब खुद की कंट्री में बिजनेस करने का भी स्कोप बहुत ज़्यादा है, तो इंटरनेशनल लेवल पे जाने की ज़रूरत आखिर क्या है? तो एक ही रीज़न है, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। अपनी कंट्री को दूसरी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कंट्री के साथ इंटीग्रेट करना, सम्मिलित करना, यही क्या है? ग्लोबलाइजेशन। और इसका यूज़ क्या है? अब जैसे कि मतलब एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए ग्लोबलाइजेशन नहीं हुआ, जैसे अभी क्या है, अभी अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट लेना है तो उसके लिए आपके पास बहुत सारे, आपके पास क्या है, आपके पास ऑप्शंस है। जैसे कि अगर आपको फ़ोन लेना है तो फ़ोन आप बहुत सारा है, ओप्पो का ले लीजिए, रेडमी का ले लीजिए, आईफोन ले लीजिए, क्या कहते हैं, मोटरोला का ले लीजिए, तो बहुत सारा ऑप्शन है। और ग्लोबलाइजेशन के पहले इतना सारा ऑप्शन नहीं था अब। और इसमें हम लोग को ये भी है कितने बजट में लेना है, तो
इससे क्या हो, ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो बाहर की जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, बाहर के जो प्रोडक्शन वाले हैं, बाहर के जो भी कंपनी है, वो हमारे कंट्री में आती है, इन्वेस्ट करती है, और फिर हमारी कंट्री बाहर जाके इन्वेस्ट करती है। तो इससे क्या होता है, फॉरेन रिजर्व्स का एक्सचेंज होता है। तो हमारी कंट्री के पास दूसरे फॉरेन एक्सचेंज का अच्छा खासा कलेक्शन हो जाता है। दूसरा चीज़ कि इससे कंपटीशन बढ़ता है, कंपटीशन बढ़ेगा तो हम लोग सभी अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे और थोड़ा ज़्यादा एडवांस होंगे। और बेसिकली ऐसे बहुत सारे रीजंस है जिसको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, ट्रेड को बैरियर फ्री बनाना, किसी चीज़ में भी बैरियर ना हो। अगर बैरियर रहेगा तो हम लोग कैसे खुद की कंट्री को एक अच्छे लेवल पे ले जा सकेंगे, और इससे क्या होगा, हमारी जो कंट्री का जो जीडीपी है वो भी एक सही रहेगा, कम नहीं रहेगा। तो यही सारा रीज़न है। अब डिस्कस करते हैं कल जो मैंने उसका शॉर्ट में बता देते हैं कि स्कोप क्या क्या है इंटरनेशनल बिजनेस का। तो स्कोप में बेसिकली फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ मर्केंडाइज, लाइसेंसिंग आता है, सर्विसेज आता है, देन बेनिफिट फ्रॉम करेंसी एक्सचेंज। एडवांटेजेस क्या क्या हैं, तो हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी। वही है कि अगर आप लार्ज स्केल पे करते हैं तो आपको, जैसे आप प्लांट लगाए हैं तो वो काफ़ी प्लांट लगाने से बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। तो अगर बड़े लेवल प्रोडक्शन करेंगे तो उसका भी अच्छे से यूटिलाइज हो जाएगा। देन है सोशल वेलफेयर होगा, लार्ज स्केल पे बिजनेस को हम लोग डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन करके उसको एक नेक्स्ट लेवल पहुंचा सकते हैं। तो ये सारे क्या एडवांटेजेस हैं। अब आज का जो मेन टॉपिक है कि आज का मेन टॉपिक क्या है, आज का मेन टॉपिक ये है कि आखिर इंटरनेशनल बिजनेस क्यों, ग्लोबलाइजेशन क्यों आया, यही आज का मेन टॉपिक है। और हाँ, मैं आपको बता देती हूँ कि जो टॉपिक है ये यूजीसी नेट में डायरेक्ट नहीं पूछते हैं, बट स्टिल ये वीडियो देखकर ना आपको बहुत अच्छे से आपके दिमाग में एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आखिर क्यों लेकर आए। देखिए, बिफोर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, उसके पहले क्या था, लाइसेंसिंग, कोटा एंड परमिट, LQP। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि हर जगह, मतलब अगर आपको जैसे आपको, अगर मान लीजिए अगर आपको कोई भी थोड़ा छोटा सा अगर फैक्ट्री ही खोलना है तो उसके लिए इतने सारे रेस्ट्रिक्शन थे, यहाँ से परमिशन लो, वहाँ से परमिशन लो, फिर इतना बजट होना चाहिए, इतना कैपिटल से स्टार्ट करना है। ये कैपिटल वाला तो अभी भी है, बट बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस था। तो अब एक छोटा सा आदमी, अगर मान लीजिए कोई मिडिल इनकम ग्रुप है, तो वो बेचारा सिमट के रह जाता था। वो फिर सोचता था कि इतना सारा रेस्ट्रिक्शन, इतना सारा रेगुलेशन है, लाइसेंस लेना है, ये करना है, वो करना है, तो नहीं करता था। और फिर बिजनेस नहीं कर पाता था वो। और बहुत ज़्यादा लाइसेंसिंग, बहुत ज़्यादा हर जगह इतना रेस्ट्रिक्शंस की वजह से जो हमारी कंट्री है वो बहुत अच्छे से अपना फुल, मतलब जो यहाँ के जो लोग हैं अपना बेस्ट नहीं दे पाते थे। क्योंकि अब जैसे ठीक है भाई, जैसे कोई पढ़ लिया, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, लेकिन कुछ लोग का बिजनेस में मन लगता है। तो अब अगर बहुत ज़्यादा हर्डल्स, रेस्ट्रिक्शन रहेगा, हिंड्रेंसेस रहेंगे, तो वो अपना बेस्ट नहीं दे पाते थे। और फिर ऐसे करके कंट्री जो है था उसका जीडीपी थोड़ा कम हो गया था। फिर कोटा, अब जैसे क्या है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करती थी कि सोचती थी इम्पोर्ट करें, मतलब इम्पोर्ट थोड़ा कम करें, एक्सपोर्ट थोड़ा करें, ताकि बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा ज़्यादा रहे। लेकिन इम्पोर्ट पे वो क्या करते थे, कोटा लगा देते थे कि आपको इस क्वांटिटी से ज़्यादा इम्पोर्ट नहीं करना है। तो इससे क्या होता था, अब इम्पोर्ट हम लोग क्यों करते हैं, हमारे यहाँ पे वो जो रॉ मटेरियल है वो महंगा होगा, इसलिए हम लोग बाहर से मंगवाते हैं। तो इम्पोर्ट रेस्ट्रिक्शन हो गया, इम्पोर्ट को हम लोग नहीं ज़्यादा प्रमोट नहीं करते थे। हम लोग चाहते थे कि जो हमारा कंट्री वो बस खुद में रहे, बाहर की कंट्री के साथ ज़्यादा वो ना हो। और फिर परमिट, कुछ भी करना है तो गवर्नमेंट से परमिशन लो, बिना गवर्नमेंट परमिशन के नहीं हो सकता है। तो ऐसे करके बहुत सारा, मतलब अब अगर आप ही सोचिए, अगर आप कुछ करने जा रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा रेगुलेशन होगा, बहुत ज़्यादा परमिशन लेना है, बहुत ज़्यादा लीगैलिटी है किसी भी चीज़ में, तो हम लोग उससे थोड़ा सा पीछे हटते हैं। और ऐसे ऐसे करके हमारा जो कंट्री था वो बहुत पीछे हो गया था। अब उसके और रीज़न क्या क्या है इसके, तो पहला रीज़न है कि हाई फिजिकल डेफिसिट। मतलब कि देखिए, जैसे क्या है ना, दो कंसेप्ट है, एक होता है डेफिसिट और एक होता है सरप्लस। डेफिसिट मतलब नेगेटिव, कोई भी चीज़ नेगेटिव में जा रहा है, जैसे आपने एक स्टैंडर्ड फिक्स किया है तो उससे कम है, और सरप्लस मतलब उससे ज़्यादा है, पॉजिटिव साइन है। और फिजिकल मतलब होता है गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू। तो 1991 के पहले क्या था, या 1991 के टाइम क्या था, हाई फिजिकल डेफिसिट मतलब जो गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा हो गया था गवर्नमेंट के रेवेन्यू से।
और यहाँ पे देख सकते हैं आप कि मैंने थोड़ा छोटा सा डेटा भी दिया है कि 1981-82 में हमारा जो डेफिसिट था वो 5.4 था जीडीपी का, और उसके बाद 1990 में क्या था 8.4। तो अब अगर इतना ज़्यादा, मतलब यहाँ पे देख रहे हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्सपेंसेस इतना ज़्यादा, जीडीपी का अगर इतना पोर्शन अगर एक्सपेंस को ही पे करने में चला गया, तो फिर कंट्री में अगर जो फिर ज़्यादा डेवलपमेंट के लिए तो पैसा बचेगा ही नहीं, क्योंकि आप नीचे भी देखेंगे और भी बहुत सारा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। तो 23% ऑफ जीडीपी हम लोग को जो भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो बोरो लिए हैं, जो पैसा लिए हैं, उसको पे करने में चला जाता था। यहाँ पे इतना जीडीपी का ऐसे खर्च हो गया, यहाँ पे इतना खर्च हो गया। और जैसे ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 1986 वाला आया था, उसमें क्या था कि आपकी ये 6% ऑफ जीडीपी कहाँ एजुकेशन पे लगना चाहिए। तो अगर यहाँ पे 8.4% जीडीपी का एक्सपेंस ही गवर्नमेंट का इतना ज़्यादा है, फिर से यहाँ पे 23% बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस ही है, तो फिर मेजर पोर्शन तो यही सब में इन्वेस्ट हो जा रहा है। फिर और भी देखिए, फॉल इन दी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। अब हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर नहीं रहे हैं, एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो कहाँ से रिजर्व आएगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, टूरिज्म को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, तो उसके लिए भी कमी हो गया था। फिर इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। अब इसका देखिए रीज़न क्या है, हम लोग क्या कर रहे थे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर नहीं रहे, तो फिर इसका मतलब कि आपको अपनी ही कंट्री के रॉ मटेरियल को यूज़ करना है, इसका मतलब तो यही होता है। तो अगर खुद की कंट्री, अब सारी कंट्री में सारे रॉ मटेरियल तो अवेलेबल नहीं होते हैं, तो इससे फिर अगर महंगा होगा तो फिर प्रोडक्शन भी महंगा होगा, और महंगा होगा तो फिर इन्फ्लेशन तो आएगा ही। और लास्ट है पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पीएसयूज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। बैंकिंग सेक्टर में भी अच्छा नहीं था, बहुत ज़्यादा रिजिड था। बैंक ओपन करवाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। जैसे अभी क्या, अभी तो आप जाएंगे आराम से बैंक ओपन हो जाएगा, और अभी बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो गया पहले सब कुछ, तो पहले ऐसा नहीं था। तो इसकी वजह से लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने में विश्वास नहीं रखते थे। लोग अपना पैसा खुद के पास रखते थे। पैसा खुद के पास रखेंगे तो बैंकिंग का कैसे काम चलेगा। तो ये सारे प्रॉब्लम थे कि फिजिकल डेफिसिट, एक्सपेंस ज़्यादा था रेवेन्यू से, देन बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस हो गया था, एक्सचेंज रिजर्व्स भी कम थे हमारे पास, इन्फ्लेशन हो गया था। तो ये सब की सिचुएशन से ओवरकम करने के लिए जो ये इस टाइम पे आया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब क्या है, उदारीकरण। अपनी कंट्री को मतलब थोड़ा सा वो करना, ताकि हमारे लोग बाहर से आएँ और हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करें, यहाँ के शेयर्स में, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें, और फिर थोड़ा सा जो अपनी कंट्री को लिबरल बना दें। देन है प्राइवेटाइजेशन, नेशनलाइजेशन। जैसे बैंक का देखिए कि 2 बार नेशनलाइजेशन हुआ, फिर अभी मतलब ये 19 में हुआ था बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ, और फिर अभी भी बहुत सारा लिस्ट है कि प्राइवेट करना है। क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, उतना बेस्ट नहीं दे पा रहा है। क्या होता है कि गवर्नमेंट के जो ये एम्प्लॉय हैं, उनको इतना फिक्स सैलरी मिलता है, वो लोग भी अच्छे से काम नहीं करते हैं, और अब ये सब तो आपको पता ही है। तो इसीलिए प्राइवेटाइजेशन पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि प्राइवेट सेक्टर में अच्छे से सब वर्क करता है, कॉम्पिटिशन बना रहता है। एंड द लास्ट वन इज ग्लोबलाइजेशन, जो हमारा टॉपिक है। ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या होता है, अपनी कंट्री को दूसरी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की कंट्री से इंटीग्रेट करना। तो इसलिए आया था ग्लोबलाइजेशन। तो मतलब इतना जो मैंने आज जो भी डिस्कस किया, इससे आपको थोड़ा सा तो आइडिया मिल गया होगा कि क्यों आया ग्लोबलाइजेशन, इसका पीछे का क्या रीज़न था, और इसके आने का क्या रीज़न था, और क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है। तो अब आप सब समझ सकते हैं। मैं छोटा सा, अब वैसे ये वीडियो का बस मेन मोटिव यही था कि आपके सामने डिस्कस करना है कि बेसिकली ग्लोबलाइजेशन का एम क्या है। तो यही है कि अपनी कंट्री को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ इंटीग्रेट करना, ताकि बाहर के जो लोग हैं वो हमारे कंट्री में आके इन्वेस्ट करें, और फिर हम लोग भी बाहर इन्वेस्ट करेंगे तो इससे क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा होगा, कंपटीशन का होगा, और लोग अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। अब जैसे आज आप देख सकते हैं कि जो एमएसएमई है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, वो कंट्री के जीडीपी का 8% वहाँ से मिलता है। तो एक मेजर रोल में, मतलब मेजर लाइक ये जो सेक्टर है अच्छा खासा अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। तो ऐसे ये सब क्या ग्लोबलाइजेशन की वजह से हुआ है। अब आप सभी देख सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया कि अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट लेना है, जैसे मान लीजिए आपको कुछ भी जीन्स ही लेना है, तो जीन्स का आप जब सर्च करेंगे तो आपके पास इतना सारा ऑप्शन रहेगा। तो ऐसे जो लो इनकम ग्रुप वाले जो पीपल हैं,
उनके लिए थोड़ा सही हो गया। अब जैसे चाइना का देख लीजिए, तो चाइना तो वैसे यहाँ पे डंपिंग करता है, बहुत जो प्राइस है उससे बहुत ज़्यादा कम पे वो बेचता है, तो ये तो अच्छा नहीं है। लेकिन स्टिल जो थोड़े जो गरीब लोग हैं, जैसे कि हम जैसे लोग, तो उन लोगों के लिए भाई प्रोडक्ट सस्ता है, तो अब महंगा ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वैसे करके तो ठीक हो जाता है। तो बेसिकली यही है ग्लोबलाइजेशन का एम, कि जो भी बैरियर्स है उसको रिमूव करना, ताकि थोड़ा सा लिबरल बना देना, और लाइसेंसिंग जैसे स्ट्रिक्ट जो रूल्स रेगुलेशन है उसको थोड़ा सा कम करना, ताकि लोग इनिशिएटिव लें। जैसे इंडस्ट्री, अब जैसे एक एमएसएमई है तो वो कितने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, तो ऐसे कोई भूखा तो कोई मतलब न रहे, सबके पास एटलीस्ट बेसिक जो होते हैं, बेसिक नीड्स, फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग, वो सबके पास अवेलेबल रहे। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं ग्लोबलाइजेशन, छोटा सा कंसेप्ट। उसके बाद मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा और डिटेल में, मतलब जो वीडियो होगा वो यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स के लिए होगा, ठीक है। तो ये देखिए डायग्राम है, ये क्या है, ये बेसिकली एक प्रोसेस है किसका, इंटीग्रेशन का, मतलब एकीकरण का। नेटिंग विद द वर्ल्ड, मतलब कि सारे कंट्री को एक दूसरे में बांधना, ताकि सब अच्छे से बिजनेस कर सके, ताकि सब अच्छे से इन्वेस्टमेंट कर सकें, और ताकि सब अच्छे से डेवलप कर सकें। और इसके फिर ये सारे ड्राइवर्स हैं, इकोनॉमिक, ग्लोबलाइजेशन, फाइनेंशियल, कल्चरल और पॉलिटिकल। तो ये नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, जय हिंद।